नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की। मतलब भारतीय छात्रों के लिए वहाँ क्या मौके हैं और क्या मुश्किलों आ सकती हैं, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ सरकारी जानकारी भी है, तो कोशिश यही रहेगी कि वीज़ा, खर्चा, काम के नियम और जो नए बदलाव हुए हैं, उन सबको ठीक से समझें। हाँ, ताकि जो स्टूडेंट्स जाने का सोच रहे हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीज़ा की बात। स्टूडेंट वीज़ा मतलब सब क्लास 500, ये तो चाहिए ही। जी हाँ, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसके लिए ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से COE मतलब कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। हाँ, और अंग्रेजी का टेस्ट स्कोर भी, जैसे आईएलटीएस में कम से कम 6.0 या वैसा ही कुछ। बिल्कुल। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी, जिसे OSHC कहते हैं, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। इसका खर्चा मान लीजिए लगभग ऑडी 500 सालाना आता है। ये लेना कंपलसरी है। अच्छा, और पैसों का क्या? मतलब फंड्स कितने दिखाने होते हैं? हाँ, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। मई 2024 से नियम बदल गया है। अब सालाना रहने के खर्चे के लिए कम से कम AUD 29,710 दिखाने होते हैं बैंक में। अरे वाह, ये तो काफी बढ़ गया पहले से। जी हाँ, ये रकम बढ़ाई गई है। शायद सरकार अब महंगाई और छात्रों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ी ज़्यादा, क्या कहते हैं, सतर्क हो गई है। समझ गया। और वीज़ा की फीस और टाइम कितना लगता है इसमें? वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस करीब AUD 1,600 के आसपास है और प्रोसेसिंग में आम तौर पर 4 हफ्ते तो लग ही जाते हैं, कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा भी। ठीक है, अब आते हैं खर्चे पर। जी, पढ़ाई का खर्चा कितना आता है अंदाजन? देखिए ये काफ़ी अलग-अलग हो सकता है। ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए शायद AUD 20,000 से 45,000 सालाना। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए? पोस्ट ग्रेजुएट के लिए थोड़ा ज्यादा, मान लीजिए AUD 26,000 से 50,000 सालाना तक भी जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी और कोर्स पर डिपेंड करता है। और रहने का खर्चा? रहने का खर्चा भी शहर पे निर्भर करता है। सिडनी, मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में थोड़ा ज्यादा होगा, शायद 1,500 से $2,500 महीना। छोटे शहरों में कुछ कम हो सकता है। ये तो काफी महंगा है। क्या स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि कई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, फेडरेशन यूनिवर्सिटी है और भी कई हैं जो भारतीय छात्रों को मदद करती हैं, तो वो ज़रूर देखना चाहिए। सही कहा। खर्च निकालने के लिए काम करना भी जरूरी हो जाता है। तो काम करने के क्या नियम है अभी? जी, 1 जुलाई 2023 से नियम थोड़ा बदला है। अब छात्र पढ़ाई के दौरान हर 2 हफ्ते में 48 घंटे तक काम कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये कम था शायद। हाँ, पहले 40 घंटे था, अब 48 कर दिया है। और जब कोर्स की छुट्टियां होती हैं तब फुल टाइम काम कर सकते हैं। और मिनिमम वेज कितना है वहाँ? अभी मिनिमम वेज $23.23 प्रति घंटा है। पर हाँ, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कभी-कभी कुछ एम्प्लॉयर्स शायद इससे कम भी ऑफर करें, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और काम करने के लिए टैक्स फाइल नंबर यानी TFN लेना तो जरूरी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। बिना TFN के आप लीगली काम नहीं कर सकते और टैक्स भी नहीं भर पाएंगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद क्या? क्या वहाँ रुक कर काम कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा होता है, सब क्लास 485। इसके तहत आप अपनी पढ़ाई और डिग्री के हिसाब से 2 से 6 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर सकते हैं। 6 साल तक? ये किस केस में? जैसे अगर आपने डॉक्टरेट यानी PhD की है तो आपको 6 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है। मास्टर्स के लिए अलग है, बैचलर्स के लिए अलग। और इसमें भारतीय छात्रों के लिए कुछ खास है क्या? हाँ, यहाँ एक बहुत अच्छी बात है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ है, AIECTA। उसकी वजह से भारतीय छात्रों के लिए ये पोस्ट स्टडी वर्क वाली अवधि कम नहीं की गई है, जबकि शायद दूसरे देशों के छात्रों के लिए कुछ बदलाव हुए हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया खबर है। या मतलब छोटे शहर या इलाके में पढ़ाई करते हैं तो आपको शायद पोस्ट स्टडी वर्क के लिए और भी ज़्यादा समय मिल सकता है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन आजकल कुछ चुनौतियां भी सुनने में आ रही हैं, जैसे वीजा मिलना मुश्किल हो गया है। हाँ, वो बात भी है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मतलब 2025 से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या पर एक लिमिट लगाने का फैसला किया है। करीब 2,70,000 छात्र हर साल। ओहो, तो इसका असर तो भारतीय छात्रों पर भी पड़ेगा? कंपटीशन बढ़ेगा? बिल्कुल, असर तो पड़ेगा। और हाँ, पिछले कुछ समय से वीज़ा रिजेक्शन के मामले भी थोड़े बड़े हैं,
ऐसा सुनने में आया है। और क्या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, एक तो रहने की जगह ढूंढना, मतलब अकोमोडेशन, वो एक चैलेंज हो सकता है, खासकर बड़े शहरों में जहाँ किराया बहुत ज़्यादा है। हाँ। और एक और बात, पहले कुछ भारतीय राज्यों के छात्रों के साथ वीज़ा फ्रॉड के मामले हुए थे। उसकी वजह से अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी सख्ती है। वो डिजी वेरीफायर जैसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल और वेरीफाइड। पर एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की डिग्रियों को आपसी मान्यता मिल गई है, तो इससे आगे पढ़ाई या जॉब में आसानी होगी। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। अच्छा, भारतीय हाई कमीशन की तरफ से कोई सलाह है छात्रों के लिए? जी, हाई कमीशन यही कहता है कि स्टूडेंट्स पूरी रिसर्च करके जाएं, ऑस्ट्रेलिया के कानून कायदों का पालन करें, और अगर भगवान ना करे कभी कोई धोखाधड़ी या एक्सप्लॉयटेशन का केस होता है तो बिना डरे एम्बेसी से कांटेक्ट करें। हाँ, ये जरूरी है कि वो जाने की मदद के लिए कहाँ जाना है। और इससे वीजा पर कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मदद मांगने से वीज़ा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और हाँ, जाने से पहले की तैयारी भी ज़रूरी है, जैसे कस्टम के नियम पता हों, सारे ज़रूरी कागजात, पासपोर्ट, वीज़ा, कोई ऑफर लेटर सब संभाल कर रखें। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए आज भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन और काम के मौके देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, अब खर्चा बढ़ गया है, नियम बदल रहे हैं, स्टूडेंट्स की संख्या पर लिमिट लग रही है, तो मतलब अब पहले से ज्यादा केयरफुल प्लानिंग और पूरी जानकारी रखना बहुत जरूरी हो गया है। सही कहा। तो ये एक सवाल मन में आता है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया नियम सख्त कर रहा है और उधर कनाडा, यूके जैसे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, तो क्या आने वाले भारतीय छात्रों को अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचना चाहिए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या उन्हें ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरियाज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, शायद जहां अभी भी कुछ छुपे हुए मौके या फायदे मिल सकते हैं? इस पर विचार करना तो बनता है।